नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 9 भाग 3 तक देखा। भाग 3 में आपने पादप प्रजनन की 3 विधियों के बारे में पढ़ा। अब आते हैं चौथी विधि, जो कि है उत्परिवर्तन प्रजनन, यानी उत्परिवर्तन के द्वारा प्रजनन कैसे किया जाता है, यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी म्यूटेशन क्या होता है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताया था, 5 में भी बताया था। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, जब DNA में उपस्थित जो जीन होते हैं, जीन की संरचना में कोई भी बदलाव आता है तो इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी जीव के शरीर का जो भी लक्षण होता है, वो चाहे शारीरिक हो चाहे कार्यकी हो, वो सभी के सभी लक्षण जीन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसा जीन होगा वैसे ही संरचना बनेगी, यानी जीवों का पूरा शरीर बनाने की जो सूचना है वो जीन के पास होती है। अगर इस जीन में कोई भी परिवर्तन आता है तो संरचना सामान्य से भिन्न बन जाती है। उसी तरीके से जैसे अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो सही स्पेलिंग की जगह अगर हमसे गलती से कोई अलग स्पेलिंग यूज़ हो जाती है तो नाम पूरा गड़बड़ हो जाता है। सेम वही तरीका यहाँ पर भी है। DNA के जो सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजन क्षारकों का सीक्वेंस जो आपको बताया गया है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो इनका जो सीक्वेंस होता है वो सभी जीवों में निर्धारित होता है। अगर ये सीक्वेंस बदलते हैं किसी भी कारण से, बदल सकते हैं किसी भी कारण से, वो कारण अभी आपको बताया जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस बदलते हैं तो लक्षण भी बदल जाते हैं, सामान्य लक्षण की जगह भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादातर केस में यही होता है कि लक्षण जो बनते हैं वो हानिकारक होते हैं, लेकिन कभी कभी उन पौधों में लक्षण लाभदायक हो जाते हैं, जो हमें चाहिए, वांछित लक्षण चाहिए पौधे में। कभी कभी सीक्वेंस ऐसा बदल जाता है कि उससे फल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम उस पौधे को सुरक्षित करते हैं और उसे पादप प्रजनन में आगे विकसित करते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन की संरचना, अनुक्रम या गुणसूत्र की संख्या या संरचना में कोई भी परिवर्तन, अचानक से होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? 1901 में नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। अब उत्परिवर्तन के कारण लक्षण भिन्न हो जाते हैं, और जब लक्षण भिन्न हो जाते हैं तो मतलब वो अन्य जाति भी बन सकती है, और इस तरह से ये जैव विकास में भी सहायक होता है। तो चौथा प्रोसेस है प्रजनन का, वो है उत्परिवर्तन प्रजनन, यानी जब जीन की संरचना व अनुक्रम या गुणसूत्र की संरचना व संख्या में अचानक से होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था सन 1901 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज ने। उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वेरिएशन क्रिएट होता है, व नए लक्षणों का विकास होता है। विभिन्नता का मतलब है कि जनक से भिन्न लक्षण। अनेक रसायन, विकिरण आदि की मदद से कृत्रिम उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखें, उत्परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, या तो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, हम उसमें कुछ भी मानव का कोई क्रियाकलाप ना हो उसमें। सामान्य रूप से अगर प्रकृति द्वारा वो उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। और अगर मनुष्य द्वारा उत्परिवर्तन कराया जाता है तब हम इसे कृत्रिम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो कृत्रिम उत्परिवर्तन बहुत सारे रसायन के द्वारा विकसित की जा सकती है, विकिरण के द्वारा की जा सकती है। यदि उत्परिवर्तन से वांछित गुण विकसित हो जाता है, वांछित गुण क्या है? अधिक उत्पादकता हो, रोग प्रतिरोधकता हो, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, विटामिन आयरन की मात्रा अधिक हो, ये सारे वांछित गुण होते हैं। इनमें से कोई भी वांछित गुण अगर विकसित हो जाता है तो ऐसे पादप का प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में जनक पादप के रूप में या सीधे ही उपयोग में लिया जाता है। यानी अगर उत्परिवर्तन से कोई ऐसा पौधा विकसित हो जाता है जिसमें वांछित गुण उपस्थित है, तब हम उसे संकरण कराते हैं और उससे नई नई किस्में और अधिक मात्रा में बनाते हैं। अब उत्परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। मैंने बताया, एक स्वतः उत्परिवर्तन जो प्रकृति अपने या प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कब होता है? या तो कॉस्मिक किरणों से, जो अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें हैं उनसे स्वतः हो जाता है। कभी कभी तापमान की वजह से कभी कभी पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, या किसी अचानक चोट लगने से पौधे में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये उत्परिवर्तन अधिकांशतः जीव के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई उत्परिवर्तन लाभकारी भी होता है, और जब लाभकारी उत्परिवर्तन होता है तब हम उसे पादप प्रजनन के लिए चुन लेते हैं। दूसरा आता है प्रेरित उत्परिवर्तन, यानी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। हम जानबूझ के उसे प्रेरित करते हैं कि उसमें उत्परिवर्तन हो। तो चूंकि ये मानव क्रियाकलाप के द्वारा होता है, इसलिए हम इसे कृत्रिम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वे उत्परिवर्तन जिन्हें जीवों में कृत्रिम रूप से किसी कारक की मदद से किया जाता है। अब उत्परिवर्तन ऐसा तो है नहीं कि हम बोल देंगे पौधे में कि उत्परिवर्तन हो जा,
तो हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, किसी न किसी कारक की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कारक चाहे विकिरण भी हो सकते हैं, चाहे रसायन भी हो सकते हैं, रसायन का हम उस पर प्रयोग करते हैं या किसी विकिरण का प्रयोग करते हैं, तब उस पौधे में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो वे उत्परिवर्तन जिन्हें जीवों में कृत्रिम रूप से किसी कारक की मदद से उत्पन्न किया जाता है प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन कहते हैं, म्यूटाजन। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं, म्यूटाजेंस किसे कहते हैं। वे कारक जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटाजेंस कहलाते हैं। अब उत्परिवर्तन जन जैविक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। भौतिक में विषाणु का प्रयोग करते हैं जो किसी पौधे में जाकर उत्परिवर्तन को उत्पन्न कर सकता है। भौतिक में हम बहुत सारे विकिरणों का प्रयोग करते हैं। विकिरण दो प्रकार के, एक आयनकारी भी हो सकते हैं और दूसरा अनायनकारी भी हो सकते हैं। आयनकारी विकिरण जैसे अल्फ़ा, गामा, एक्स रेज, बीटा रेज, ये सभी भौतिक में आयनकारी विकिरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनायनकारी विकिरण के रूप में अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसका प्रयोग हम करते हैं, जिसे हम अनायनकारी विकिरण यानी नॉन आयोडाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। रसायन के रूप में हम बहुत सारे रसायन का प्रयोग करते हैं जिन्हें आगे आपको बताया जाएगा। तो प्रेरित उत्परिवर्तन यानी कृत्रिम उत्परिवर्तन को हम कह सकते हैं, जो हम प्रेरित करते हैं किसी भी पौधे में म्यूटेशन के लिए। तो इसके लिए हमें उत्परिवर्तन जन यानी एक कारक की आवश्यकता होती है जो उस पौधे में जाकर उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। पादप प्रजनन की तकनीक में अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन जन का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्न है। तो मैंने आपको 3 पर बताया कौन कौन से। एक तो जैविक उत्परिवर्तन, जैविक उत्परिवर्तन जन में विषाणु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भौतिक उत्परिवर्तन जन, भौतिक उत्परिवर्तन जन में विकिरण का प्रयोग किया जाता है। विकिरण 2 प्रकार के होते हैं, आयनकारी और अनायनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण वे होते हैं जिनसे आयन्स रिलीज होते हैं, जैसे बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज। अनायनकारी विकिरण जिनसे आयन्स रिलीज नहीं होते, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आती है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, उत्परिवर्तन जन क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनायनकारी उत्परिवर्तन जन का उदाहरण बताइए। तो अनायनकारी उत्परिवर्तन जन कौन से हैं, जिनसे आयन्स नहीं रिलीज होते, यानी अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए, जैविक उत्परिवर्तन जन मैंने बताया अनेक प्रकार के विषाणु आदि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा पोषक कोशिका यानी होस्ट सेल जैसे किसी पौधे की कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तथा इनका प्रयोग पादप प्रजनन में किया जाता है। दूसरा था भौतिक उत्परिवर्तन जन यानी फिजिकल म्यूटेजेंस। भौतिक कारकों में आयनकारी व अनायनकारी विकिरणों को सम्मिलित किया गया है। अब आयनकारी विकिरण कौन से? आयनकारी विकिरण में जो जिनसे आयन्स रिलीज होते हैं, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, ये सब आयनकारी है। अनायनकारी विकिरण यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें। यहाँ पर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अनायनकारी उत्परिवर्तन जन का नाम बताइए, यूवी रेज। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयनकारी उत्परिवर्तन जन के उदाहरण बताइए। तो आयनकारी उत्परिवर्तन जन के अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चौथा, उत्परिवर्तन प्रजनन यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग, और लिखेंगे जीन की संरचना व अनुक्रम या गुणसूत्र की संरचना व संख्या में अचानक से होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत सन 1901 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं व नए लक्षणों का विकास होता है। अनेक रसायनों, विकिरणों आदि की मदद से कृत्रिम उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा यदि उत्परिवर्तन से वांछित गुण विकसित हो जाता है तो ऐसे पादप का प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में जनक पादप के रूप में या सीधे ही उपयोग में ले लिया जाता है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। पहला आता है स्वतः उत्परिवर्तन यानी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। वे उत्परिवर्तन जो प्रकृति में कभी कभी व अज्ञात कारणों की वजह से होते हैं स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं। कास्मिक किरणें, ताप, चोट आदि स्वतः उत्परिवर्तन के कारक हैं। ये उत्परिवर्तन अधिकांशतः जीव के लिए हानिकारक होते हैं तथा कभी कभी कोई उत्परिवर्तन लाभकारी होता है। ऐसे लाभकारी उत्परिवर्तन को पादप प्रजनन के लिए चुन लिया जाता है। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन यानी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। लिखेंगे वे उत्परिवर्तन जिन्हें जीवों में कृत्रिम रूप से किसी कारक की मदद से उत्पन्न किया जाता है प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं।
उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटाजेंस कहते हैं। पादप प्रजनन की तकनीक में अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन जन का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला हेडिंग जैविक उत्परिवर्तन जन यानी बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। अनेक प्रकार के विषाणु आदि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा पोषक कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तथा इनका प्रयोग पादप प्रजनन में किया जाता है। दूसरा हेडिंग भौतिक उत्परिवर्तन जन यानी फिजिकल म्यूटाजेंस लिखेंगे। भौतिक कारकों में आयनकारी व अनायनकारी विकिरणों को सम्मिलित किया गया है। इसके आगे भी आपको अभी लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि उत्परिवर्तन क्या होता है और उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे कराया जाता है। उत्परिवर्तन प्रजनन के दो तरीके, एक स्वतः जो प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप के कई तकनीक हैं, उनमें बहुत सारे उत्परिवर्तन जन का प्रयोग किया जाता है, जिनमें आपको दो बताए गए हैं। एक जैविक उत्परिवर्तन जन जिसमें विषाणु का प्रयोग करते हैं, दूसरा भौतिक उत्परिवर्तन जन जिसमें आयनकारी और अनायनकारी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक उत्परिवर्तन जन में दो प्रकार के विकिरण का प्रयोग किया जाता है, आयनकारी या अनायनकारी विकिरण। तो आयनकारी विकिरण में मैंने आपको बताया था अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है, और अनायनकारी विकिरण में यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इन किरणों के प्रयोग से भी पौधों में उत्परिवर्तन किया जा सकता है और नए लक्षणों की प्राप्ति या नई किस्म के पादप को तैयार किया जाता है। तो आयनकारी विकिरण में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कि पादपों की जीन एवं गुणसूत्रों पर विकिरणों का उपयोग करके नई पादप किस्में बनाई जाती हैं। आयनकारी विकिरण जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज आदि। आयनकारी विकिरण इनमें प्रमुखतया पराबैंगनिक विकिरणों यानी यूवी रेज को सम्मिलित किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि हम उत्परिवर्तन कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये है रासायनिक उत्परिवर्तन में कुछ उत्परिवर्तन जन रासायनिक पदार्थों के उदाहरण। रासायनिक उत्परिवर्तन जन अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग पादप प्रजनन तकनीक में प्रेरित उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कुछ प्रमुख रासायनिक उत्परिवर्तन जन निम्न है। पहला 5-ब्रोमोयूरेसिल। 5-ब्रोमोयूरेसिल का प्रयोग करके भी हम पौधों में प्रेरित उत्परिवर्तन को करा सकते हैं। दूसरा एथिलीन एमीन। तीसरा एथिलीन मीथेन सल्फेट। चौथा डाई एथिल सल्फोनेट। पांचवा हाइड्रोजिन। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे मस्टर्ड गैस, डाइक्लोरोएसीटोन या कॉल्चिसिन या पोटेशियम थायोसाइनेट या फॉर्मेलिन या फिनॉल या 2,4-D। इतने सारे केमिकल्स के उदाहरण हैं जो प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है एथिलीन एमीन का प्रयोग, हाइड्रोजिन का प्रयोग, मस्टर्ड गैस का प्रयोग, कॉल्चिसिन का प्रयोग, पोटेशियम थायोसाइनेट का प्रयोग, फॉर्मेलिन, फिनोल और 2,4-D। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि उदाहरण बताइए, रासायनिक पदार्थ का उदाहरण बताइए जिससे पौधों में उत्परिवर्तन कराया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद करना होगा। तो ये था आपका उत्परिवर्तन में प्रजनन में चौथी विधि यानी उत्परिवर्तन जन के द्वारा उत्परिवर्तन। पादप प्रजनन में नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो कि है प्रेरित बहुगुणिता यानी इंड्यूस्ड पॉलीप्लाइडी। तो इंड्यूस्ड पॉलीप्लाइडी चूँकि हम मनुष्य द्वारा कराई जाती है कृत्रिम रूप से, तो पहले हम समझेंगे कि बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी क्या होता है। बहुगुणिता का मतलब होता है कि सामान्य यानी जो भी पौधे या जीव होते हैं वो सामान्य रूप से द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब मैंने आपको बताया था जब गुणसूत्र की पूर्ण संख्या पाई जाए। जैसे अगर गेहूं की कोई प्रजाति है तो उसमें अगर पूर्ण संख्या 14 है तो उस अवस्था को हम द्विगुणित कहते हैं, यानी 2n = 14। और इसी की आगुणित अवस्था यानी n = 7 कहलाती है। तो कोई भी जीव होता है मुख्य रूप से वो द्विगुणित अवस्था में होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी प्राकृतिक वजह से 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं गुणसूत्रों के। जब किसी भी जीव में द्विगुणित से ज़्यादा गुणसूत्रों की अवस्था पाई जाती है तो उसे हम बहुगुणिता कहते हैं। यानी आपने पढ़ा था कि सभी जीव क्या होते हैं, लगभग सभी जीव द्विगुणित होते हैं, यानी 2n। एक एग्जाम्पल गेहूं का ले ले तो 2n = 14 गुणसूत्र। और n क्या कहलाती है, इसकी आगुणित अवस्था, यानी
गुणसूत्रों के आधे सेट को हम क्या कहते हैं? अगुणित, और गुणसूत्रों के संपूर्ण यानी पूर्ण संख्या को हम द्विगुणित कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें द्विगुणित से अधिक अवस्था पाई जाती है, गुणसूत्रों के अधिक समुच्चय यानी सेट पाए जाते हैं, जिन्हें हम बहुगुणिता कहते हैं। बहुगुणिता मतलब समझ में आया? पॉलीप्लाइडी का मतलब समझ में आया कि जब गुणसूत्रों की जो सामान्य संख्या हो उससे अधिक गुणसूत्र पाए जाए तब इसे हम बहुगुणिता कहते हैं। सामान्यतया जीवों में कायिक कोशिकाएं, जो कायिक कोशिकाएं यानी दैहिक कोशिकाएं जो पूरे शरीर का निर्माण करती हैं, वो क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। और युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। ये सब आपने बहुत पहले भी पढ़ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में। युग्मक अगुणित होती हैं और दैहिक कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। परंतु पादपों में यानी पौधों में प्राकृतिक रूप से कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समुच्चय की संख्या 2 से अधिक होती है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी। जब गुणसूत्रों में द्विगुणित से भी ज़्यादा संख्या पाई जाए गुणसूत्रों में, जैसे 3n हो गया, 3n का मतलब क्या हुआ? 7 त्रिक 21 यानी 21 गुणसूत्र। 4n हो गया यानी 7 चौका 28 गुणसूत्र। तब इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बहुगुणिता। अब बहुगुणिता भी 2 प्रकार से होती है। एक होती है स्वबहुगुणिता यानी ऑटो पॉलीप्लाइडी। यह कब हो सकती है? या तो युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन ना हो। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा गुणसूत्रों में, युग्मकों में, यानी युग्मक बनते समय जिस कोशिका से युग्मक बनता है, मान लो कोई कोशिका है जनन कोशिका, उससे युग्मक बनता है, तो मैंने आपको बताया था अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 अगुणित युग्मक बनते हैं। लेकिन अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो क्या बनेंगे? युग्मक 2n बनेंगे। तब क्या हो सकता है? बहुगुणिता उत्पन्न हो सकती है। या फिर निषेचन के समय एक से अधिक युग्मक भाग लें, ठीक है, तब भी बहुगुणिता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा आता है परबहुगुणिता यानी एलोपॉलीप्लाइडी। यह किसी युग्मक के अर्धसूत्री विभाजन में असफलता या फिर अधिक निषेचन की वजह से नहीं होता, बल्कि कुछ रसायन की वजह से होता है जो कुछ पौधों में स्वतः उत्पन्न होते हैं। जैसे एक रसायन है कॉल्चिसिन, इसके प्रभाव से भी खुद ब खुद पौधों में बहुगुणिता उत्पन्न होती है। या 2 भिन्न जातियों के संकरण से उत्पन्न बंध संकर में गुणसूत्र के द्विगुणन के कारण होती है। कॉल्चिसिन पादप में कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन ये रसायन है जो पादप में बहुगुणिता को प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में एक प्रजाति ट्रिटिकेल जो कि एक चतुर्गुणित है, उसका निर्माण हुआ है ट्रिटिकम ड्यूरम यानी द्विगुणित और सीकेल सीरेल नामक पौधे से, जो कि दोनों द्विगुणित थे। अब द्विगुणित के बाद इसको भी द्विगुणित बनना था, लेकिन कॉल्चिसिन के प्रभाव से क्या बन गया? चतुर्गुणित। तो ये कहलाता है बहुगुणिता। बहुगुणिता पौधों में स्वतः उत्पन्न हो सकती है, या तो युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन ना हो, या फिर निषेचन के समय एक से अधिक शुक्राणु भाग लेते हैं, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि कॉल्चिसिन के प्रभाव से उसमें बहुगुणन उत्पन्न हो जाती है। बहुगुणन के कारण जीन विनिमय की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बढ़ने से विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी सामान्य लक्षण की जगह अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाता है, और अन्य लक्षण में कभी कभी हमें लाभदायक लक्षण प्राप्त हो जाते हैं यानी वांछित लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहलाता है बहुगुणिता, जब सामान्य से अधिक गुणसूत्र पाए जाएं। अब इसी को देखते हुए हम क्या कराते हैं? इंड्यूस्ड पॉलीप्लाइडी यानी प्रेरित बहुगुणिता। हम जानबूझकर किसी पौधे में कॉल्चिसिन रसायन का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक हमें वांछित गुण वाले पौधे प्राप्त ना हो जाए। और ऐसे ही करके एक पौधा विकसित किया गया जो कि आज के समय में खाए जाने वाले गेहूं का प्रजाति है ट्रिटिकम एस्टाइवम। देखिए, प्रेरित बहुगुणिता यानी मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन रसायन का प्रयोग करते हैं, और इस कॉल्चिसिन रसायन को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? एक पौधा जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिसिन एक ऐसा रसायन है जो पौधों में बहुगुणिता को प्रेरित करता है। कॉल्चिसिन को प्राप्त किया जाता है कॉल्चिकम ऑटमनेल पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। इस रसायन के कारण समसूत्री विभाजन के समय विभाजन तर्कों का निर्माण नहीं होता। ध्यान समझिएगा, होता क्या है कि जब पौधे में जाइगोट बन जाता है, जाइगोट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है बीज में,
उस जाइगोट में कॉल्चिसिन के प्रभाव से समसूत्री विभाजन जब पहला होता है तो उसमें तर्क का निर्माण नहीं होता। तर्क का निर्माण नहीं होगा तो जो गुणसूत्र आधे आधे पृथक होते हैं वो पृथक नहीं हो पाते और बीच में ही डबल हो जाते हैं। तो जब बीच में ही रुक के गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, यही क्या कहलाती है? बहुगुणिता। बहुगुणिता में एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको अभी जो हम आज के समय में गेहूं का प्रजाति खाते हैं वो है षष्ठ गुणित गेहूं, जिसका पूरा नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसको तैयार कैसे किया गया? तो इसको तैयार किया गया सामान्य घरेलू जाति जो कि है ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो बहुत पहले उगाया जाता था। किया क्या गया? ट्रिटिकम मोनोकोकम जो कि एक द्विगुणित प्रजाति है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 है, इसका क्रॉस कराया गया एक घास की प्रजाति एजिलोप्स स्पेल्टोइडस। एजिलोप्स स्पेल्टोइडस, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 14 थी। अब यहां से जो युग्मक बना वो n, यानी n बराबर 14, और यहां से भी जो गुणसूत्र बनाया वो भी n बराबर 14। अब इनमें जब निषेचन की क्रिया हुई तो इससे प्राप्त होता है 2n बराबर 14। लेकिन इसमें कॉल्चिसिन के प्रभाव से जानबूझकर बहुगुणिता प्रारंभ किया गया, यानी इनमें क्रोमोसोम डबल हो गया, क्रोमोसोम डबलिंग। ऐसा कब हुआ? जाइगोट में अर्ध समसूत्री विभाजन के दौरान तर्क का निर्माण ना होने के कारण हुआ क्या? ये 4n पौधा तैयार हुआ और इसका नाम दिया गया ट्रिटिकम टर्जिडम। इसका नाम दिया गया ट्रिटिकम टर्जिडम, जो कि क्या था? चतुर्गुणित। ट्रिटिकम टर्जिडम। ठीक। एक गेहूं की प्रजाति जिसका नाम ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो बहुत पहले उगाया जाता था, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। इसका जब संकरण हमने एक घास की प्रजाति से एजिलोप्स स्पेल्टोइडस से कराया, जिसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 14 थी, इनमें जब युग्मक बनते हैं तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और जब ये दोनों युग्मक एक दूसरे से मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो कॉल्चिसिन के प्रभाव से उस जाइगोट में समसूत्री विभाजन सही तरीके से नहीं हो पाता और उसमें गुणसूत्र डबल हो जाती है। इससे एक पौधा तैयार होता है जिसका नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम। तो इस प्रकार से कॉल्चिसिन के प्रभाव को देखा गया। ट्रिटिकम टर्जिडम के समान ही एक और पौधा विकसित किया गया था जिसका नाम था ट्रिटिकम ड्यूरम। हमने क्या किया? ट्रिटिकम ड्यूरम को यूज किया। ट्रिटिकम ड्यूरम ये भी चतुर्गुणित था, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या 28 थी। इसका क्रॉस कराया गया एक अन्य घास की प्रजाति जिसका नाम है एजिलोप्स स्क्वायरोसा। एजिलोप्स स्क्वायरोसा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 थी। अब इससे जो युग्मक बनेगा वो 2n बराबर 14 होगा, और इससे जो गुणसूत्र बनेगा युग्मक बनेगा वो n बराबर 7 होगा। इन दोनों के मिलने से जो नया संतान उत्पन्न होता है वो 3n होगा, यानी 7 त्रिक 21 गुणसूत्रों वाला। लेकिन फिर यहाँ पर हम कॉल्चिसिन का प्रयोग करते हैं और कॉल्चिसिन के प्रयोग से हमें प्राप्त होता है षष्ठ गुणित, यानी इसमें भी फिर से क्रोमोसोम डबलिंग होती है। और हमें प्राप्त होता है 3n की जगह 6n बराबर 48 क्रोमोसोम्स। और इस प्रजाति को हम नाम देते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो आज के समय में हम यूज करते हैं गेहूं के रूप में। तो इस प्रकार से बहुगुणिता द्वारा हम एक ऐसे पौधे को प्राप्त करते हैं जिसके बीज उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। ट्रिटिकम एस्टाइवम क्यों हम आज के समय में इसको विकसित करते हैं? क्योंकि बहुगुणिता के द्वारा, यानी जब गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है पौधों में, तो उस पौधे से जो बीज प्राप्त होते हैं वो काफी आकार में बड़े होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो पादप प्रजनन की उद्देश्य भी यही है कि हमें उच्च गुणवत्ता
और उच्च उत्पादक वाले पौधे की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से बहुगुणिता के द्वारा हमें आखिर में एक ऐसे गेहूं की प्रजाति की प्राप्ति हुई जो षष्ठ गुणित था और इसकी वजह से उसके बीज उत्तम क्वालिटी के थे। तो ये कहलाता है प्रेरित बहुगुणिता। जैसा पिछले पहले लिखा हुआ था उसको भी उतार लेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रेरित बहुगुणिता। इसमें आप लिखेंगे इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए कॉल्चिकम ऑटम नेल की जड़ों से निकाले गए कॉल्चिसिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। इस रसायन के कारण समसूत्री विभाजन के समय विभाजन तर्क का निर्माण नहीं होता है, वह गुणसूत्रों के समुच्चय एक ही केंद्र में आ जाते हैं। इस प्रकार कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी हो जाती है। बहुगुणिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण षष्ठ गुणित गेहूं का उद्भव है। अब इस षष्ठ गुणित गेहूं का उद्भव कैसे हुआ, तो उसका ये तरीका है कि इस प्रकार के गेहूं की घरेलू जाति ट्रिटिकम मोनोकोकस को उगाया जाता था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित थी, ठीक है, तथा कुल 14 गुणसूत्र थे। इसका निषेचन एजिलोप्स स्पेल्टोइडस नामक घास के साथ कराया गया। इस संकरण से उत्पन्न जो संतति थी बंद थी, परंतु इसमें बहुगुणन के कारण 28 गुणसूत्र वाला चतुर्गुणित ट्रिटिकम टर्जिडम का विकास हुआ। ट्रिटिकम टर्जिडम के समान दूसरी जाति ट्रिटिकम ड्यूरम भी चतुर्गुणित थी। ट्रिटिकम ड्यूरम का संकरण एक अन्य घास एजिलोप्स स्क्वायरोसा से कराया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित थी। इस प्रकार इनके संकरण से बंध त्रिगुणित संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन इसमें कॉल्चिसिन के प्रभाव के कारण बहुगुणन होने से गुणसूत्रों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जिससे षष्ठ गुणित गेहूं का निर्माण हुआ। आजकल खाए जाने वाले गेहूं ट्राइटिकम एस्टाइवम षष्ठ गुणित हैं। बस ये था पादप प्रजनन की 6 प्रमुख विधियां। हालांकि 5 ही इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो बहुगुणिता है वो एक प्रक्रिया है। 5वां जो पादप प्रजनन की तरीका है वो है प्रेरित बहुगुणिता यानी इंड्यूस्ड पॉलीप्लाइडी। ये था आपका संपूर्ण पादप प्रजनन की विधियों के बारे में। अब इसके बाद आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति से क्या क्या फायदा हुआ, इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट 5 में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।